नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख खारे पानी की झीलें। कहा गया है कि जुल्म करती जवानी भी नहीं मांगोगे, खून में अपने रवानी भी नहीं मांगोगे, मेरे मिट्टी के घरोंदों पे बरसने वालों, जब मैं गरजूंगा तो पानी भी नहीं मांगोगे। इसी कड़ी के साथ में हम आज चर्चा करने वाले हैं राजस्थान की झीलों के बारे में। दोस्तों, आपने देखा है कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में प्रमुख जो झीलें हैं वो खारे पानी की झीलें हैं। राजस्थान की झीलों के संदर्भ में अगर हम चर्चा करें तो झीलें प्रमुख रूप से हम स्वाद के अनुसार देखें तो झीलें दो प्रकार की होती है। एक होती है मीठे पानी की झीलें और एक होती है खारे पानी की झीलें। तो मीठे पानी की जो झीलों का टॉपिक है वो अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज हम देखने वाले हैं खारे पानी की झीलें। दोस्तों, अगर हम बात करें खारे पानी की झीलों के संदर्भ में तो हम बात करें खारे पानी की झीलों के संदर्भ में तो सबसे पहले खारे पानी की झीलों में हम बात करें तो एक झील आती है सांबर झील। झील का नाम है सांभर झील। दोस्तों, ये जो सांबर झील हमने लिखा है आपको ध्यान में रखना है, हम पढ़ रहे हैं खारे पानी की प्रमुख झीलों के बारे में। अगर मैं आपको एग्जाम की दृष्टि से बताऊं तो हम एक मैप बनाते हैं सांबर झील का, जिसके माध्यम से हमें समझने में आसानी होगी। दोस्तों, ये जो सांबर झील है, सबसे पहले अगर हम बात करें सांबर झील के बारे में तो सांबर झील का निर्माण किसने करवाया, तो एक शिलालेख है बिजोलिया शिलालेख। तो आपको ध्यान में रखना है सांबर झील का जो निर्माण है वो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार बिजोलिया 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 शिलालेख के अनुसार इस झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया। इस झील का जो निर्माण है वो वासुदेव चौहान ने करवाया। दोस्तों, अगर हम बात करें इस झील के बारे में तो यह झील एक आयतानुमा आकार में फैली हुई है। अगर हम बात करें तो इस झील की आकृति किस प्रकार है, तो एक आयत के आकार की है। आयत के आकार की आयत के आकार की। दोस्तों, अगर हम बात करें कि यह झील है कहां पर अवस्थित, तो इस झील का जो बहाव है, इस झील की जो प्रसारण दृष्टि है, उसकी दृष्टि से देखें तो आपको ध्यान में रखना है ये जो झील है, ये झील राजस्थान के प्रमुख 3 जिलों में विस्तृत है। सबसे पहला अगर हम बात करें तो एक जिला आता है जयपुर जिला। एक जिला कौन सा आता है? जयपुर जिला। और जयपुर जिले के बाद में बात करें तो एक जिला आता है अजमेर जिला। कौन सा जिला? अजमेर जिला। अजमेर के बाद में बात करें तो एक जिला आता है डीडवाना जिला। डीडवाना जिला। आपको दोस्तों ध्यान में रखना है, यह प्रशासनिक दृष्टि से अगर देखें तो यह झील जो है वह पूर्ण रूप से प्रशासनिक दृष्टि से जयपुर जिले में फैली हुई है। इसके बाद में हमने देखा इस झील का निर्माण किसने करवाया। इस यह जो झील है वो कौन कौन से जिलों में विस्तृत है। इसके बाद में अगर हम इसकी महत्वपूर्ण चर्चाओं के बारे में बात करें तो दोस्तों, सांबर जो झील है, सांबर झील की लंबाई अगर बात करें तो लंबाई 32 किलोमीटर में फैली हुई है। ये झील कितने किलोमीटर में फैली हुई है? लंबाई है इसकी 32 किलोमीटर के लगभग। अगर हम चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई है 3 किलोमीटर से लेके 15 किलोमीटर के मध्य। इसकी जो लगभग चौड़ाई है वो 3 किलोमीटर से 15 किलोमीटर के मध्य। ये पूरी जो फैलाव है इसका, तो ये 150 वर्ग किमी में फैली हुई है। कितनी वर्ग किमी में फैली हुई है? 150 वर्ग किलोमीटर में यह सांबर झील फैली हुई है। दोस्तों, ध्यान में आपको ये रखना है कि ये जो सांबर झील है, ये सांबर झील कौन कौन से अक्षांशों और कौन कौन से देशांतरों के मध्य अवस्थित है। तो हमने पढ़ा है अपनी कक्षा में कि कौन सी अक्षांश रेखाएं हैं, कौन सी देशांतर रेखाएं हैं। अगर मैं बात करूं तो आपको ध्यान में रखना है सांबर झील एक आयत के आकृति की है और सांबर जो झील है वह 27 डिग्री पूर्वी देशांतर से 29 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य अवस्थित है। अगर हम बात करें तो यहां पर जो है वो है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश
और 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेके और यह 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य फैली हुई है। अगर देशांतरीय विस्तार के बारे में हमें पूछे तो आपको ध्यान में रखना है इस झील का जो देशांतरीय विस्तार है वह, अगर हम बात करें तो 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य यह झील फैली हुई है। दोस्तों इसके बाद में अगर हम बात करें, हमने अक्षांश देशांतरों की बात की है, हमने इस झील की कितनी लंबाई है कितनी चौड़ाई है उसके बारे में चर्चा की है, इस झील का निर्माण किसने करवाया उसके बारे में चर्चा की है। आपको ध्यान में रखना है ये जो सांबर झील है, झील का नाम क्या है? सांभर झील। ये जो सांबर झील है यह समुद्र तल से, यह समुद्र तल से 367 मीटर ऊंची है, समुद्र तल से 367 मीटर ऊंची है। अगर हम बात करें कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है वो है चिल्का झील। अगर राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की प्राकृतिक झील है सांबर झील। तो आप यहां लिख सकते हो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की प्राकृतिक, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है? सांबर झील। दोस्तों यह जो झील है देश की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील भी है, देश की सबसे बड़ी, मैं अगर यहां लिखूं तो आपको ध्यान में रखना है देश की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय जो झील है वो भी कौन सी आपके? सांबर है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो देखो सांबर जो झील है, सांबर झील में प्रमुख 4 नदियां इसमें जल गिराती है। और वो 4 नदियां कौन कौन सी, अगर हम विस्तार से चर्चा करें तो आपको ध्यान में रखना है एक नदी है जिसका नाम है रूपनगढ़ नदी। कौन सी नदी? रूपनगढ़ नदी। और रूपनगढ़ नदी का जो उद्गम होता है, रूपनगढ़ नदी का उद्गम जो होता है वह अजमेर जिले की किशनगढ़ की पहाड़ियों से। कौन सी पहाड़ियों से? अजमेर जिले की किशनगढ़ की पहाड़ियों से। ये अजमेर जिले की किशनगढ़ की पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम होता है। और ये नदी किस में जाकर गिरती है? सांबर झील में दक्षिण की ओर से गिरने वाली नदी है। एक नदी है उत्तर की ओर से गिरने वाली, और इस उत्तर की ओर से गिरने वाली जो नदी है इस नदी का नाम है मेंथा नदी। कौन सी नदी? मेंथा नदी। आपको ध्यान में रखना है मेंथा नदी का जो उद्गम होता है वह जयपुर जिले के मनोहरपुरा की पहाड़ियों से होता है। कहां से होता है? जयपुर के मनोहरपुरा की पहाड़ियों से होता है। आपको ध्यान में रखना सर्वाधिक जो नमक है वो मेंथा नदी के माध्यम से गिराया जाता है। एक नदी है खारी और एक नदी है खंडेला। आपको ध्यान में रखना है एक नदी गिरती है खारी और एक नदी गिरती है खंडेला। किस झील में? सांबर झील में। दोस्तों ये हमने बातें की है। आपको ध्यान में रखना है संपूर्ण देश का लगभग 8.7% नमक, आपको ध्यान में रखना है संपूर्ण देश का लगभग 8.7% जो नमक है वो है इसी झील से तैयार किया जाता है। राजस्थान का सर्वाधिक जो नमक है वो इस झील से तैयार किया जाता है, लेकिन देश का 8.7% नमक तैयार किया जाता है। अगर हम बात करें इस झील के बारे में तो आपको ध्यान में रखना है इस झील के किनारे एक मंदिर है। इस मंदिर को कहते हैं शाकंभरी माता का मंदिर। कौन सी माता का मंदिर? तो ये एक मंदिर है, इस मंदिर का नाम है शाकंभरी माता का मंदिर। आपको ध्यान में रखना है शाकंभरी माता का मंदिर। इसी के पास में एक नलियासर मस्जिद है। इसी के पास में क्या है? नलियासर मस्जिद। दोस्तों नलियासर मस्जिद, शाकंभरी माता का मंदिर, चौहानों की शरण स्थली, अकबर का विवाह स्थल, अगर हम बात करें तो इसी झील को कहा जाता है। आपको ध्यान में रखना है इस झील को के किनारे भारत सरकार ने सन 1990 में, अगर हम बात करें भारत सरकार ने 23 मार्च सन 1990 को, कितनी तिथि को? 23 मार्च सन 1990 को भारत सरकार ने 23 मार्च
1990 को भारत सरकार ने इसे रामसर साइट में शामिल किया। रामसर साइट यानी आर्द्र भूमि में शामिल किया। आपको ध्यान में रखना है रामसर साइट में कब शामिल किया। आपको इसके तहत ध्यान में रखना है कि ये जो झील है, इस झील को 1817 में अंग्रेजों ने लीज पर लिया था। इसमें नमक बनाने के लिए 1817 में एक बार अंग्रेजों ने इसे क्या लिया था, लीज पे लिया था। दोस्तों इसके बाद में अगर हम चर्चा करें तो आपको ध्यान में रखना है कि इस झील के किनारे एक साल्ट म्यूजियम है। कौन सा म्यूजियम है, जिसे हम कहते हैं साल्ट म्यूजियम। और ये जो साल्ट म्यूजियम है उसकी अगर हम बात करें तो 1870 में ये साल्ट म्यूजियम स्थापित किया गया था। 1870 में साल्ट म्यूजियम स्थापित किया गया था। दोस्तों आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि इस झील के किनारे राजहंस पक्षी जो है, कुरजा पक्षी जो है, वो यहाँ पर विचरण करने के लिए आते हैं। आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं। कई बार हम देखते हैं कि सांबर झील के किनारे जो विदेशी पक्षी आते हैं या हमारे देश के अलग अलग कोने से जो पक्षी आते हैं, उनकी मृत्यु की घटना भी देखने को मिलती है और ये चीजें सुर्खियों में रहती है। तो राजहंस पक्षी भी किस झील के किनारे, हमारे खिचन गांव से भी यहाँ पक्षी जो है वो विचरण के लिए आते हैं। दोस्तों आपको ध्यान में रखना है इस झील का जो नमक है, इसमें राज्य सरकार और भारत सरकार के बीच में 60:40 का रेशियो रहता है। यानी 60% केंद्र सरकार और 40% राजस्थान सरकार। दोस्तों हमने बात की है सांबर झील के बारे में, और भी सांबर झील की महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो हम देखेंगे। जो महत्वपूर्ण सूचनाएं थी सांबर झील के बारे में, वो हमने यहां से प्राप्त की है। शाकंभरी माता का मंदिर है, नलियासर मस्जिद है, कब इसे रामसर साइट में शामिल किया गया, कौन कौन सी झीलें इसमें हैं, कौन कौन सी नदियां हैं, वो सारी चर्चाओं के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की है। अगली अगर झील के बारे में पढ़े हम, तो अगली जो झील है वो हमारी झील होगी डीडवाना झील। और हम बात करते हैं अगली झील के बारे में, और वो झील है डीडवाना झील। दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि डीडवाना जो है वो पहले नागौर की एक तहसील थी और वर्तमान समय में ये एक जिला बन गया है। क्या बन गया है, डीडवाना जिला। और डीडवाना जिला के अंदर अगर हम बात करें तो एक झील है, इस झील का नाम है डीडवाना झील। डीडवाना झील। दोस्तों डीडवाना को आभा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, आभा नगरी के नाम से। मौखिक रूप से आपको ये चीजें याद रखनी है कि डीडवाना झील को किस नाम से जाना जाता है, आभा नगरी के नाम से। डीडवाना एक खारे पानी की प्रमुख झील है। दोस्तों इसके बारे में अगर हम बात करें तो आपको ध्यान में रखना है इस झील को सामान्य भाषा में, ग्रामीण भाषा में खाल्डा झील के नाम से जानते हैं। कौन सी झील के नाम से, खाल्डा झील के नाम से। इस झील को खाल्डा झील के नाम से जाना जाता है। यह डीडवाना कस्बे से लगभग 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। कितने किलोमीटर दूरी पर, 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। सन 1964 में यहां एक राजस्थान वर्क लिमिटेड, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की स्थापना की, जिसे 10 अक्टूबर 2008 को निजीकरण कर दिया गया। दोस्तों अगर हम बात करें किसके बारे में, डीडवाना झील के बारे में, डीडवाना झील का जो नमक है वो बताया जाता है खाने योग्य नहीं है। खाने योग्य नहीं है। और खाने योग्य क्यों नहीं है उसकी अगर हम चर्चा करें कि डीडवाना झील का जो नमक है वो खाने योग्य क्यों नहीं है, तो इसमें NaCl के स्थान पर NaSO4 पाया जाता है। और NaSO4 की मात्रा सर्वाधिक होने के कारण इस झील का नमक खाने योग्य नहीं है। खाने योग्य नहीं है तो इसका उपयोग किसमें करते हैं, चमड़ा उद्योगों में। चमड़ा उद्योगों में इसका उपयोग होता है। दूसरा, कागज बनाने में
कागज बनाने में और कांच उद्योगों में इसका उपयोग होता है। चमड़ा में, कागज बनाने में और कांच उद्योगों में इस नमक का उपयोग होता है। दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, डीडवाना झील के पास में कुछ लोग जो है, निजी जो लोग है, वो क्यारियों के माध्यम से नमक तैयार करते हैं। किसके माध्यम से नमक तैयार करते हैं? क्यारियों के माध्यम से नमक तैयार करते हैं। जो निजी तौर से नमक तैयार करते हैं, निजी नमक बनाने वालों को देवल कहा जाता है, देवल कहा जाता है। तो हम बात कर रहे थे डीडवाना झील के बारे में। डीडवाना झील का नमक खाने योग्य नहीं है और यहां पर ब्राइट नमक भी तैयार किया जाता है। कौन सा नमक? ब्राइट नमक भी तैयार किया जाता है। आपको हम बातें कर रहे थे डीडवाना झील के बारे में, और डीडवाना झील के बारे में जब हम बातें कर रहे थे तो डीडवाना झील को हमने बातें की खारी खालडा झील के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में हमने बातें की कि इसका जो नमक है वो खाने योग्य नमक है नहीं। आगे हम बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो झील है, इस झील की प्रमुख यही विशेषताएं थी। अब इससे आगे की जो झील है उसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो आपको ध्यान में रखना है, अगली जो झील है वो है हमारी पंचभद्रा झील या पंचभद्रा झील, पंचभद्रा झील। और दोस्तों ये जो पंचभद्रा झील है, कौन सी झील? पंचभद्रा झील है। इस झील के बारे में अगर हम बात करें तो ये मान लेते हैं पंचभद्रा झील है। झील कौन सी है? पंचभद्रा झील है। और ये है कहां पर? बाड़मेर में। कहां पर है? बाड़मेर में। कहां पर है? बाड़मेर। आपको दोस्तों ध्यान में रखना है, इस जन मान्यताओं के अनुसार इस झील का जो निर्माण है वह पंचू नामक भील ने करवाया था। किसने करवाया था? तो हम साइड में लिख सकते हैं कि जन मान्यताओं के अनुसार, जन मान्यताओं के अनुसार इस झील का निर्माण पंचू भील ने करवाया। इस झील का निर्माण किसने करवाया? पंचू भील ने करवाया। दोस्तों बड़ी विडंबना की बात है, इस राजस्थान की वीर भूमि वसुंधरा की अगर हम बात करें तो हमें बड़ा आश्चर्य होता है। आप जब पूरे भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि बहुत बड़े बड़े जो राजा थे, बहुत बड़े बड़े यशस्वी राजा थे, उन्होंने अपनी पत्नी की याद में किसी मकबरे का निर्माण करवाया, ताजमहल जैसी बड़ी इमारतों का निर्माण करवाया। लेकिन राजस्थान के संदर्भ में जब आप पढ़ोगे, राजस्थान के लोगों ने बहुत कम जो यादगार के रूप में इन चीजों का निर्माण करवाया। आप रणथंबोर में देखोगे कुत्ते की छतरी मिलेगी। आप राजस्थान के अलग अलग हिस्सों पे देखोगे कोई झील है जिसका पंचू नामक बंजारे ने अपने बेल की याद में, किसी उदयपुर की झीलों को पढ़ोगे, कोई मकबरे पढ़ोगे, कोई और पढ़ोगे, यहां तक कि बेलों के ऊपर बना दिया, लेकिन अपनी पत्नी की याद में नहीं बनाया। आगे देखें तो जन मान्यताओं के अनुसार इस झील का निर्माण पंचू नामक भील ने करवाया। यह है कहां पर? बाड़मेर में स्थित है। दोस्तों इस झील का जो नमक है, झील जो है वो कौन सी है? पंचभद्रा या पंचभद्रा। और ये पंचभद्रा जो झील है वो बाड़मेर में है। इसमें आपको ध्यान में रखना है, इस झील के नमक में, इस झील के नमक में, यानी ये जो झील है इसके नमक में 98% NaCl2 की मात्रा पाई जाती है। सोडियम क्लोराइड जो है सर्वाधिक पाया जाता है। इसीलिए यह जो नमक है वो सबसे अच्छा है, सबसे बढ़िया है, यानी कह सकते हैं सर्वोत्तम नमक है। कौन सा? पंचभद्रा
झील का जो नमक है वो सर्वोत्तम नमक माना गया है। दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, इस झील के किनारे एक संयंत्र लगाया गया है जिसे राजस्थान स्टेट सोल्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? राजस्थान स्टेट सॉल्ट, सोल्ट यानी नमक। और लगाया कब था? 1960 में। कब लगाया था? 1960 में। इसके बाद में अगर हम चर्चा करें तो आपको ध्यान में रखना है, यह जो झील है, इस झील के किनारे छोटे छोटे कुएं हैं और इन कुओं के माध्यम से क्या किया जाता है? नमक तैयार किया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, इस झील के किनारे नमक, इस झील के किनारे कुओं द्वारा नमक तैयार किया जाता है, जिन्हें कोसिया कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? कोसिया कहा जाता है। आपको ध्यान में रखना है, वायु प्रवाह द्वारा जो नमक तैयार किया जाता है, वायु प्रवाह द्वारा नमक तैयार किया जाता है, जिसे रेस्ता कहा जाता है। दोस्तों इसके बाद में अगर हम बात करें तो आपको ध्यान में रखना है, ये जो झील है, इस झील के किनारे खारवाल जनजाति निवास करती है। खारवाल जनजाति निवास करती है। और ये जो खारवाल जनजाति है, यह यहाँ एक विशेष प्रकार की झाड़ी पाई जाती है। इस झाड़ी का नाम है मोरले झाड़ी। कौन सी झाड़ी? मोरले झाड़ी। और इस मोरले झाड़ी के माध्यम से नमक तैयार किया जाता है। किस झाड़ी के माध्यम से? मोरले झाड़ी के माध्यम से। दोस्तों पंचपद्रा जो झील है उसके बारे में हमने विशेष तौर से कुछ चर्चाएं की है। पूछा क्या जाएगा, पंचपद्रा झील कहाँ है? बाड़मेर में है। कौन सी जनजाति? खारवाल जनजाति। कौन सी झाड़ी? मोरले झाड़ी। सर्वोत्तम नमक क्यों है? कौन सा यहाँ उपक्रम लगाया गया है? यहाँ आपको ध्यान में रखना है, कुओं के माध्यम से जो हीरागढ़ व सांभारा जो स्थान है, हीरागढ़ एक स्थान है, वहां सबसे ज्यादा कुओं के माध्यम से नमक जो है वो तैयार किया जाता है। इसके संदर्भ में अगर हम बात करें तो आपको ध्यान में रखना है, जन मान्यताओं के अनुसार इस झील का जो निर्माण है वह पिंचू नामक भील ने इस झील का निर्माण करवाया था। तो मेरे हिसाब से आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि ये जो झील है यह राजस्थान की सबसे खारी झील है। यह राजस्थान की क्या है? सबसे खारी झील है। राजस्थान की सबसे खारी झील है। निश्चित तौर से आपको समझ में आई होगी। अगली कड़ी में जब हम चर्चा करें तो आपको दोस्तों एक राजस्थान का मैप दिखाई दे रहा है और इस राजस्थान के मैप में राजस्थान के नवीनतम 41 जिले शामिल किए गए हैं। तो उनमें मैं आपको बताऊं तो आपको ध्यान में रखना है, ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, इस क्षेत्र में अगर हम बात करें जैसलमेर में खारे पानी की झील, कौन से क्षेत्र में खारे पानी की झील? जैसलमेर में खारे पानी की झील। तो जैसलमेर की आप बात करें तो आपको ध्यान में रखना है, जैसलमेर में खारे पानी की झील है कावोद झील। कौन सी झील? कावोद झील। एग्जाम में पूछे कावोद झील कहाँ है तो कावोद झील जैसलमेर में है। और जैसलमेर में किस प्रकार के पानी की है? खारे पानी की झील है। दोस्तों यहां आता है फलोदी झील और फलोदी झील में भाप या बाप के नाम से जानते हैं। और इस झील के किनारे राजस्थान का प्रथम कोयला संयंत्र केंद्र है। प्रथम कोयला संयंत्र केंद्र भाप झील के किनारे कौन सा संयंत्र केंद्र है? कोयला संयंत्र केंद्र है। ये राजस्थान का नवीन जिला है। अभी आपने देखा होगा भजनलाल सरकार ने
राजस्थान के जो जिले थे उनमें कटौती की, और जो पुराने जिले 33 थे, नवीन 8 जिले बनाए गए, और कुल कितने जिले हैं? 41 जिले हैं। इन नवीन 8 जिलों में एक कौन सा है? फलोदी है। तो इसके बाद में अगर हम बात करें फलोदी के बारे में, फलोदी के बाद में अगर हम बात करें बालोतरा बाड़मेर, कौन से बाड़मेर? बालोतरा बाड़मेर। तो बालोतरा बाड़मेर में अगर हम बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि जो नागौर है, कौन सी है? नागौर। नागौर में अगर हम बात करें तो एक झील है डेगाना झील। कौन सी झील? डेगाना झील। नागौर में कौन सी झील है? डेगाना झील। नागौर के बाद में बात करें कुचामन झील, तो डीडवाना में। कुचामन और नावा जो झील है वो कहाँ है? डीडवाना में। कुचामन और नावा झील कहाँ है? डीडवाना में। ठीक है। इसके बाद में हम बात करें चूरू में, तो चूरू में आपको ध्यान में रखना है एक झील है ताल छापर झील। ताल छापर झील, और ये जो ताल छापर झील है ये चूरू जिले में है। और आपको ध्यान में रखना है ताल छापर झील जो है इसके किनारे ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृष्ण मृग अभ्यारण्य है। दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि जो ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य है इसी के समीप गांव है गोपालपुरा। इस गांव गोपालपुरा का प्राचीन नाम था द्रोणपुर, और वहां पे द्रोण ऋषि का आश्रम भी है। इसके बाद में हम बात करें इसी चूरू जिले में एक है ताल छापर झील पड़ ली है, सुजानगढ़ झील भी जो है वो इसी के अंतर्गत आती है। ठीक है। फिर हमने मुख्य रूप से जो झीलें थी खारे पानी की वो पड़ी है, और वैसे ट्रिक तो खूब सारी है, लेकिन निश्चित तौर से आपको ये सारी चीजें मौखिक रूप से पढ़नी पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत। अब मिलेंगे अगली कक्षा में राजस्थान की प्रमुख मीठे पानी की झीलों के बारे में। एक सीकर जिले की झील रहेगी जिसे हम बात करते हैं रेवासा झील। कौन सी झील? रेवासा झील। और एक झील है कच्छोर झील। रेवासा और कच्छोर झील भी कहाँ है? सीकर जिले में अवस्थित है। धन्यवाद।